वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं सेट 17.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था। चार मीनार के बारे में सब जानते हैं जो हैदराबाद में है, वह किसके शासन काल में बना था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासन काल में बना था। आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा इसको वाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा वाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो इसमें से पारंपरिक नृत्य राजस्थान का है कौन नहीं है। गैर वहां पर है ही, घूमर होता ही है, कठपुतली होता ही है, तो एक ही है दुम्हल। दुम्हल वहां का पारंपरिक गीत नृत्य नहीं है। जो राजस्थान में गए होंगे, रहे होंगे, उनको तो एकदम मुंह जबानी याद होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उस्मीय चालकता। उस्मीय चालकता की इकाई डैश होती है। तो उस्मीय चालकता की इकाई कितनी होती है। इकाई होती है JS-1.M-1.K-1। याद रहेगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा पहली बार उसकी बैठक कब हुई थी। यहाँ पर बैठक चाहिए। पहली बार उसकी बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 26 दिसंबर मत कर देना, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। आंसर डी। एक मिनट, थोड़ा सा ये लंबा टिक हो गया, इसको जरा छोटा कर दो। माउंट किलिमंजारो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डैश सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो किसके सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो 4 सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। कितना, 4 सेल्सियस। 0 पर तो एकदम शून्य हो गया ना, बर्फ जम जाएगा ये तो। नोबेल पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले मतलब पहला भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। लेखक भी हैं, ये समाजवादी में भी आते थे और ये समाज को एक बेहतर दिशा निर्देश के लिए सबसे ज्यादा गांधी जी भी इनके साथ, क्योंकि दोनों का एकजुट में अच्छा बनता था, बैठ उठ अच्छा चलता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारे इतिहास में पढ़ोगे, जब अपना देश आजाद हो रहा था तो उस समय लेखक का काम करते थे, समाज को एक अच्छा दिशा दिखाने के लिए काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। फिर से सुनो, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कौन है। तो इसके बुक से ही इसका नाम मालूम चल जाता है, नटवर सिंह। नटवर सिंह ने ही लिखा था एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि देखो, जिंदगी में किसी एक जीवन का मतलब यह नहीं कि हम जो जन्म लिए हैं वही जन्म से नहीं बोला जा रहा है, हमारे काम से बोला जा रहा है। एक जीवन मतलब जीवन में किसी एक काम को करते रहना, वही जिंदगी का पर्याप्त नहीं है, वो जिंदगी में इनफ नहीं है। हमें जिंदगी में अलग अलग प्रकार के काम करने चाहिए। किसान गला भी काटता है, पेड़ भी काटता है। किसान खेत भी काटता है, खेत भी जोतता है, तो खेत का फसल भी काटता है। किसान घर भी बनाता है, तो घर तोड़वाता भी है। किसान अनाज भी उगाता है, तो अनाज बेचता भी है। किसान अनाज बेच कर खरीदता भी है, तो भूख के मारे तड़पा भी सकता है। सब किसानी पर निर्भर करता है। इसीलिए उस समय नटवर जी बोले थे एक जीवन पर्याप्त नहीं है, अपने एक काम से हटकर एक दूसरे काम में आप जाओ। ये इस बुक का मतलब हो जाएगा। इसमें नहीं, इस बुक को पढ़ोगे तो आप इसको समझ में आएगा। बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा है। पढ़ने के बाद मन करता है कि 1-2 बार और पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला देश है।
इनमें से कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करता है? उसका नाम है चाइना प्रोडक्ट, मतलब चाइना। आंसर डी। अभी कहां से करता है इसके बारे में डिटेल्स बाद में बताते हैं कभी। क्वेश्चन नंबर 10, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या खोज किए थे? तो वो खोज किए थे पेनिसिलन। पेनिसिलन आंसर डी। थोड़ी सी यहाँ पर ई का एक ब्लरिंग आ गया है बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन पेनिसिलन इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, विक्रम सेठ अपनी कविता डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? तो विक्रम सेठ ऐसा कौन सा कविता बोल दिए थे जिसके लिए प्रसिद्ध है? तो कविता था द फॉग एंड द नाइटिंगेल। द फॉग एंड द नाइटिंगेल ये हिंदी का एक बहुत अच्छा कविता वाला पाठ है, पढ़ोगे। ये 11 और 12 में मिलते हैं, बहुत अच्छा है। और ऐसे इसके कविता इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं 2020 तक बता सकता हूं। 2020 तक था 12। अभी अनुसूची कितना हुआ है 2023 में, अभी आज हाल फिलहाल में? क्योंकि जब आप परीक्षा दे रहे हो उसके पहले इसको मालूम करना पड़ता है, तो इसके अनुसार आप आंसर लिख सकते हो। तो 12 का आंसर आपको खुद देना है। 13, इनमें से कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध रॉक बैंड दी बीटल्स में शामिल नहीं था? इसमें से कौन सा संगीतकार है जो सबसे प्रसिद्ध बैंड है दी बीटल्स, जिसमें यह शामिल ही नहीं था? उसका नाम है लार्स उलरिच। क्या नाम है? लार्स उलरिच। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की खास एजेंसी नहीं है? इसमें से वो कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का खास एजेंसी नहीं है? तो उसका नाम है एसेन। एशियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन। ये अमेरिका के अंदर में नहीं आता, उसके एजेंसी के अंदर में नहीं आता। ये संगठन भी हिंदुस्तान के एजेंसी के अंदर में आता है। हिंदुस्तान वाले और एशिया के जितने भी हैं सब मिलाकर इसको बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर, जिसको फिर से देखो, विभवांतर पेटेशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 15 काट देना और गैप भी काट देना। क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, तो इसका एसआई हो गया वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जन होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश होते हैं। क्या होते हैं? सल्फर का जो ऑक्साइड होता है वो हो जाता है अम्लीय, जहर बन जाता है वो, तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाता है। अगर ये हवा में रिलीज हो गया तो उस एरिया का सब किसी का मरना तय है, सांस ही नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। अगर ये खाने में लिक्विड मिला दिया गया तो इसका भी बचना इम्पॉसिबल है भैया, बचा नहीं जा सकता है। सांप अगर काटता है तो सांप के जहर से ही उसका इलाज किया जाता है। जहर का इलाज जहर से ही होता है, इसलिए लोहा लोहा को काटता है, तभी तो दर्द नहीं होता ना लोहा को। इंसान इंसान को ही काटता है तो बड़ी छटपटाता है लोग, अरे हमको काट दिया। काट कैसे नहीं है? तुम कर रहे हो तो अच्छा, वो कर रहा है तो गलत। क्वेश्चन नंबर 17, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत है। ऊर्जा के क्या स्रोत है? जीवाश्म ऊर्जा से देखो, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं, तो गैर नवीकरणीय स्रोत है, जिसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। ईंधन से हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा बिजली बनाते हैं,
तो हमें बहुत ज्यादा अपनी क्षति करना पड़ता है। जैसे में पर्यावरण ठीक नहीं रहता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के किरण से उत्पन्न करें तो हम एक अहम भूमिका निभा सकते हैं प्रकृति को संभालने में, प्रकृति को बचाने में। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। तो बैटरी की क्षमता किस में लिखी जाती है? देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, तो टेस्ला आंसर मत मार के आ जाना। टेस्ला कंपनी का नाम है जो गाड़ी बनाती है, उसी के अंदर में ये बैटरी लगता है, हर चीज में बैटरी लगता है। टेस्ला इसलिए दिया है कि भैया टेस्ला की गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, आप भी कहीं टेस्ला समझ के मार दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बैटरी की क्षमता एम्पियर पावर में लिखी जाती है, किसमें? एम्पियर पावर में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? वो कौन सा राज्य है जो एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये ऐप लॉन्च किया और हजारों लोगों को रोजगार दिया, हजारों लोगों को जीवन व्यतीत करने का, जीवन बिताने का, जीवन में कमाने का मौका दिया। इसके लिए सरकार को अहम भूमिका निभानी पड़ती है और बाकी लोग नहीं निभाते हैं। जो अपना पेट भरने के लिए कुछ करे ना तो दुनिया का पेट नहीं भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से, पहले था रियाल से तोमन किया है? तो रियाल यही समझ के आता है कि ये मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम नाम है तो मुस्लिम देश भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ईरान। ईरान ने रियाल से बदलकर तोमन रख दिया है, वहां का नाम, मुद्रा का नाम बदलकर। जिस तरह हम रुपया बोलते हैं ना हिंदुस्तान में, उस तरह वहां पर रियाल बोलते थे, लेकिन अब तोमन बोलते हैं। 1000 तोमन, 15,000 तोमन, 10,000 तोमन, 1,000 तोमन, पहले रियाल बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा राज्य है? वह भी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसके वजह से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को महामारी से सुरक्षा हेतु उनको सामग्री मिल जाती थी, इंफॉर्मेशन मिल जाता था, सरकारी सहायता मिल जाता था। अभी भी इंस्टॉल कर सकते हो आप, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही वैलिड है। मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन डैश द्वारा चलाई जाती है। तो मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जाती है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा चलाई जाती है, मतलब CID। रिजर्व में मेरे को तो फुल फॉर्म ठीक से पता नहीं है, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आ जाता है यही। CID आ गया, IB आ गया और RAW आ गया, तो उनके कंट्रोल में ही चलता है। मतलब सीधा समझो केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार वो लोग काम करते हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में दूसरी असाधारण G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक संपन्न हुई। बैठक डैश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ये G20 जो 2020 में जो बैठक हुआ था सारे देशों का, गवर्नरों का, वो कौन सा देश में हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, भारत, सऊदी। तो देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में इन सारे देशों का बैठक हुआ है। अभी एक G20 सम्मेलन हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें पहली बार सिंगापुर में नहीं, श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार मोदी जी के रहने की वजह से G20 सम्मेलन हिंदुस्तान में हो पाया। और सैकड़ों बैठक हो चुका है हिंदुस्तान में, एक का नहीं, सैकड़ों बैठक हो चुका है। और देश विदेश के भी लोग, अगर वही लोग आते हैं तो ही तो बैठक होती है ना। देश के मंत्री तो ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए रोड पर बैठ जाएंगे, लेकिन
वही एक गरीब दुखिया रोड पर बैठा होगा तो उसको 4 रुपया देने के लिए उसकी गाड़ी नहीं रुकेगी। यही है हमारे राजनीति का हाल। हाल ही में भारत सरकार अपनी मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को डैश तक बढ़ाया है। हाल ही में भारत सरकार अपनी मौजूदा विदेश व्यापार नीति, जो उनकी विदेश व्यापार नीति थी 2015 से 20 तक जो था उसको बढ़ाया। तो कितना तक बढ़ाया, कितना तक बढ़ाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्च 2021 तक बढ़ाया था, 20 से 21 तक, और 21 से इसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के महामारी की वजह से थोड़ा चेंज करना दिक्कत हो जाता था, इसलिए नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी। नहीं समझे? राजकुमारी मारिया, ये कोई राजकुमारी का नाम है जो टेरेसा, ये टेरेसा में आती है। टेरेसा क्या हो जाता है? ये जो चर्च वाले जो होते हैं ना उनको टेरेसा बोलते हैं, जो चर्च में जीसस की पूजा करते हैं, जीसस की इबादत करते हैं। तो राजकुमारी मेरिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति बनी। वह डैश से थी, वो कौन से देश से थी राजकुमारी मारिया? तो वो स्पेन देश से थी। किसके? स्पेन देश की राजकुमारी थी। भाई राजकुमारियों की हत्या ऐसे ही होती रहती है, कोई जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस से मरी होंगी। आज के डेट में लव अफेयर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो भैया निजी परिवार में ऐसा है कि बेटी बेटा को मार दिया जाता है, भाग जाता है सब। तो राजकुमारी है, वो तो क्या से क्या कर सकती है। इसलिए दुनिया अलग है, सोचा नहीं जा सकता है। अपने काम से काम रखो, पढ़ाई करो बस। अगर कुछ भी कमेंट करना है, डाउट है तो कमेंट कीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी डिटेल्स और कमेंट कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।